वेलकम टू स्टडी क्लाउड। साथियों, स्वागत है आपका। अभी हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन वाइज टेस्ट है वो। इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। 2 सेट आ चुके हैं, ये तीसरा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कथन है और कारण है। कथन है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में जो हुई उसके अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। कारण है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। तो यहाँ पे कथन गलत है परंतु कारण आर जो है वो सही है। तो हमारा सही उत्तर है इसमें ऑप्शन डी। ये गलत है परंतु आर सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, पर वह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में नहीं बल्कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया। कारण पूर्णतः सही है, आर जो दिया गया है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना का निर्माण करना था। दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं। वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था, जो कि बिल्कुल सही है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में वाम पंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने साथ नहीं दिया था। चतुर्थ है, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। ये भी सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन है, दरअसल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव नरम दल और गरम दल के बीच का सीधा युद्ध के रूप में था। साथ ही यह गांधी बनाम सुभाष नामक नवीन दिशा की शुरुआत भी थी। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। पूरा वामपंथ चुनाव में सीतारामैया के विरुद्ध सुभाष के साथ था। दक्षिण पंथ नहीं था, वामपंथ था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है? चित्तरंजन दास को। CR दास इनके राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश 1920 के दशक के शुरुआती दौर में हुआ। जालियांवाला बाग के जघन्य नरसंहार जो 1919 में हुई, उससे दुखी होकर अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से त्याग पत्र दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जुलाई 1921 में गांधी जी के पास आए। गांधी जी ने सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए पनप रही लालसा को भांप लिया और उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के पास भेजा। इस प्रकार चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु बन गए। चौथा है, निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है? इंडियन स्ट्रगल लिखित है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है। यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोला था उन्होंने। और 3 और ऑप्शन है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है इसमें, कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। यह बात सत्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सलाह मशवरा किए बगैर भारत को एक उपनिवेश होने के कारण ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। यह बात कांग्रेस को पसंद नहीं थी और इसके विरोध वैसे प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया जहां पे कांग्रेस की सरकारें थीं। तथापि कांग्रेस ने ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह ब्रिटेन से कहीं अधिक फासीवाद, नाजीवाद, सैन्यवाद का विरोधी था। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में समय में भारत के वायसराय कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से शुरू होता है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक का था। प्रश्नगत अन्य वायसराय का कार्यकाल इस प्रकार है: लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931 तक, लॉर्ड विलिंगटन का 1931 से 1936 और लॉर्ड वेवेल का 1944 से 1947 तक।
किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ये सोचना था सुभाष चंद्र बोस का। प्रश्नगत विचार सुभाष चंद्र बोस के हैं। दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से बात की और उन पर दबाव डाला कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह युद्ध भारत के लिए ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में आया है जिसमें भारतीयों को इस स्थिति का अपने हित में यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने में इसका लाभ उठाना चाहिए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त टकराव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार करके सुभाष चंद्र बोस से अपनी मर्जी से कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा नहीं कर रहे थे। वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, लेकिन संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कथन और कारण दिए गए हैं, सही कूट का चयन करके उत्तर दें। कथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने में पक्ष में नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं। तो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है और एक कारण है, तो बताना है कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे कथन भी सही है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे उस समय। और कारण इसका बिल्कुल सही है कि गांधी जी का मानना यह था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की उचित व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्टूबर 1939 में लिनलिथगो ने ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारत को युद्धरत राष्ट्र के रूप में घोषित किया। इस घोषणा के पश्चात तुरंत जन सत्याग्रह छेड़ने के मुद्दे पर देश में एक बार पुनः बहस प्रारंभ हो गई। गांधी जी एवं उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्याय संगत है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता एवं हिंदू मुस्लिम एकता के अभाव में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो सकते हैं। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या भी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करिए। डैश को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन में डैश में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। 23 मार्च 1940 को हुआ और लाहौर में प्रस्ताव पारित हुआ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना, जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा। सबसे पहले होता है जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना। इसके बाद जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया जाता है और लास्ट में जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा किया जाता है। प्रश्नगत सभी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की हैं, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में चल रहा था, जिसका प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा। घटनाओं का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। जर्मनी ने रूस पर हमला किया और रूस को युद्ध में कूदना पड़ा, यह हुआ 1941 की घटना। इसके बाद जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया दिसंबर 1941 में और लगभग समस्त दक्षिण पूर्व एशिया को कुचलने के बाद जापान ने रंगून पर कब्जा किया मार्च 1942 में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है BAC। नीचे दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2, इनका सुमेलित कीजिए इनको और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है एमरी विदेश मंत्री, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वेवेल कमांडर इन चीफ, लिनलिथगो वायसराय
और स्टैफोर्ड क्रेप्स संसद सदस्य तथा मजदूर नेता। तो सही ऑप्शन है हमारा सी 25413। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विशेषकर क्रिप्स मिशन जब 1942 में आता है, उस समय भेजने के दौरान प्रश्नगत ब्रिटिश पदाधिकारी एवं उनका पद निम्न प्रकार से था। विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, एमरी उस समय विदेश मंत्री, लिन लिथगो वाइस राय थे, वेबल कमांडर इन चीफ के रूप में थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स संसद सदस्य तथा मजदूर दल थे जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। उपरोक्त कथन महात्मा गांधी के थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ऐसा उत्तर दिनांकित चेक के रूप में बताया जिसका बैंक डूबने वाला है। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी? ये दिया गया जुलाई 1942 में वर्धा में। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के भारत से वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ बताना है कौन से कथन सही हैं। दूसरा है भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया। तीसरा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में हुई। भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया अगस्त 1942 में। बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। पांचवा है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था। तो यहाँ पे 3 और 4 केवल स्टेटमेंट जो हैं दिए गए हैं सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव से संबंधित प्रमुख बातें जिसका संबंध उपरोक्त प्रश्न से है। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पे जो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गलत दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था और समर्थित किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। जो ऊपर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समर्थित था वो गलत है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को समर्थन मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल का और प्रस्तावित किए थे जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अगस्त 1942 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गढ़ा गया, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ पे की गई? रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में की गई, टोक्यो में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेबल योजना, शिमला योजना, सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास और पाकिस्तान दिवस का मनाया जाना। जिसमें सबसे पहले होता है सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास जो 21 दिन चला। इसके बाद पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसके बाद राजगोपालाचारी का फार्मूला आता है और इसके बाद वेबल योजना, फिर शिमला योजना। इसका समय देखते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का 21 दिन का उपवास चला फरवरी 1943 में। इसके बाद मार्च 1943 में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। फिर राजगोपालाचारी का फार्मूला जुलाई 1944 में आता है। इसके बाद वेबल योजना मई 1945। इसके बाद शिमला सम्मेलन जून 1945। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। निम्न में से कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? ऑप्शन है बालाशोर। सही उत्तर है हमारा बालाशोर। अन्य तीनों जगह पे समानांतर सरकार चल रहे थे। तामलुक, मिदनापुर बंगाल में, सतारा में और बलिया में। इन तीनों में चल रही थी और जहां नहीं थी वो था बालाशोर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली? सतारा में स्थापित। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थानीय आंदोलनकारियों द्वारा बहुत से स्थानों पर अंग्रेजी शासन प्रणाली को ठप कर दिया गया और उसके समानांतर अपनी सरकारें गठित की गई। इस समानांतर सरकारों का कार्यकाल स्थानीय परिस्थितियों तथा दमन चक्र द्वारा अंग्रेजों का फिर से शासन प्रणाली पर कब्जा करने जैसी स्थितियों से निर्धारित हुआ। बलिया में 1 सप्ताह के लिए चला। तामलुक में दिसंबर 42 से सितंबर 44 तक। सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक, जहां पे लगभग 2.5 वर्षों तक ये चला था। निम्न कथनों पर विचार करिए।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। सही है। 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली समानांतर सरकार जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, बलिया में अगस्त 42 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना होती है। सही है। हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। ये भी सही है। 1, 3 और 4, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और जो गलत है वो था हमारा 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली सरकार को प्रति सरकार के नाम से जाना जाता है, न कि जातीय सरकार के नाम से, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहां पे किया गया था? जर्मनी में। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। टोक्यो, आबिद हुसैन, जर्मनी, ऑरलैंडो मेजोटो और पेशावर, जियाउद्दीन। 413, ऑप्शन सी सही उत्तर है हमारा इसमें। औपनिवेशिक शासन द्वारा जुलाई 1940 में सुभाष चंद्र बोस को इस समय गिरफ्तार किया गया जब वे कलकत्ता में होलवेल स्मारक के विरुद्ध प्रस्तावित सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। 26 जनवरी 1941 को जियाउद्दीन के छद्म नाम से पेशावर पहुंचे। जुलाई 1941 में बोस ऑरलैंडो मेजोटा के छद्म नाम से जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले। और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस आबिद हुसैन के छद्म नाम से टोक्यो पहुंच गए और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचाने में मदद की? भगत राम ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। कथन और कारण दिए गए, विचार करिए और सही कूट बताइए। कथन है, जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया, जो कि सही है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ये भी सही है कारण इसका। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, देसाई लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए इसमें से कौन से कथन सही हैं। ये समझौता भूला भाई देसाई और लियाकत अली खान के मध्य हुआ था। इसमें पहला है, यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया। बिल्कुल सही है। यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 के बाद आया। ये भी सही है। इस समझौता प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल में क्रमशः 2-1 के अनुपात में अपने सदस्यों को मनोनीत करने की बात थी। नहीं, ऐसा नहीं है, समान रूप से करना था। 2-1 में नहीं था, 1-1 के अनुपात में था, बराबर रूप से करना था। तो ये गलत है। तीसरा, चौथा है, इस समझौता प्रस्ताव में अंतरिम सरकार में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखने की भी बात थी। ये सही है। 1, 2 और 4, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु डैश को एक फार्मूला सुझाया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। किस तारीख को किया गया? 10 जुलाई 1944 को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 10 जुलाई 1944 को उन्होंने फार्मूला सुझाया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जानते हैं। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करें। INA बैंक रंगून में। INA का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर। स्वराज द्वीप निकोबार द्वीप में और शहीद द्वीप अंडमान द्वीप में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, BADC। सही उत्तर है सी। सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ पे दिया था? मलाया में। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी INA जापान एवं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना केंद्र बनाया। ज्ञातव्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र उस समय जापान के प्रभाव में युद्ध द्वारा शामिल कर लिए गए। INA जापान के समर्थन एवं सहयोग से ही अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस ने अपना ऐतिहासिक नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मलाया नामक स्थान में दिया, जो वर्तमान में फिलीपींस नामक दक्षिण पूर्व एशियाई देश की राजधानी है। नेक्स्ट है, अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। ऑप्शन ए सही है। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। सूची 1 सूची 2 दिए गए, सही मिलान करें। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। 1, 3 और 4,
ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करना है। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे विभाग। राजेंद्र प्रसाद, कृषि एवं खाद्य विभाग। लियाकत अली खान, वित्त विभाग। और सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य, लियाकत अली वित्त मंत्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। निम्न घटनाओं पर विचार करिए और घटना को कालानुक्रम बताइए। सबसे पहले होता है वेबल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन। इसके बाद होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना। इसके बाद होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापकों के लिए चुनाव कराए गए। और लास्ट में शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह होता है। 3214 ऑप्शन सी। समय है इनका। वेबल योजना का आना जून 1945। वेबल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन जून 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना जुलाई 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थाओं के लिए चुनाव 1945-46 में सर्दियों में अर्थात नवंबर से लेकर जनवरी तक। शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह फरवरी 1946 में। नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया। निम्न में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? प्रेम कुमार सहगल, इन पे चलाया गया था, ये उसमें शामिल नहीं है। अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी जो है इन पे नहीं चलाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी, अरुणा आसफ अली। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भारतीय शाही सेना रॉयल इंडियन नेवी के नाविक डैश को छोड़कर बीसी दत्त को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये नाविक कौन थे? BC दत्त। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों क्रमशः समूह क, ख, ग में वर्गीकृत किया गया। बिहार प्रांत को किस समूह में शामिल किया गया था? समूह क में। समूहीकरण की अवधारणा के तहत प्रांतों के 3 समूह इस प्रकार थे। समूह क में मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ख में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध। और ग में बंगाल, असम। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 समूहों क, ख, ग में किया गया। 3 समूहों में कुल कितने प्रांत शामिल थे? कुल मिलाकर 11 प्रांत शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से किया जाना था? कुल 93 प्रतिनिधि जो थे चुनाव इनका देशी रियासतों से किया जाना था।